की क्लास। फिजिक्स में कौन सा सेक्शन है? मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में भी कौन से वाली मैकेनिक्स? अब मैं प्योरली मैकेनिकल फिजिक्स पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? अब मैकेनिक्स मैथ्स वाली नहीं है। अब मैकेनिक्स कौन सी वाली है? मैकेनिक्स फिजिक्स। कौन सी? मैकेनिकल फिजिक्स। आई थिंक आई शुड कॉल क्या? मैकेनिकल फिजिक्स। पहले तो मैं जस्ट मैकेनिक्स कहता था ना कि फिजिक्स वाली भी है और मैथ्स वाली भी है। अब मैं प्योरली क्या कर रहा हूं? वैसे है ये भी मैथ्स में होती है, लेकिन ये मैथ्स के M1 में नहीं, मैथ्स के M2 में होती है। और हमारा तरीका क्या है? हम पाकिस्तानी बड़ा अच्छा जुगाड़ निकालते हैं। हम एक तरफ M1 करते हैं, अगले साल M2 थोड़ी मुश्किल होती है, उसको करने के बजाय S1 कर लेते हैं। और हमें कोई मसला नहीं है, हमें मैडम तुम ना M2 पकड़ लेना। नहीं सर मैं तो M2 करूंगी, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इतना टाइम नहीं मेरे पास। ठीक है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ भाई। मैं क्या करूंगा? मैं पहले साल M1 पढ़ाऊंगा प्योर मैथ्स के साथ, और दूसरे साल प्योर मैथ्स के साथ S1 पढ़ाऊंगा। वो अगले साल की प्योर मैथ्स खुद बहुत बड़ी है। इस साल की प्योर मैथ्स तो थोड़ी आसान है, अगले साल की प्योर मैथ्स खुद बहुत बड़ी होती है। तो वो कहते हैं जनाब साहब कोई जरूरत नहीं है M2 पढ़ने की। M2 आधी फिजिक्स है, दोबारा आधी फिजिक्स, अगले साल वाली आधी फिजिक्स हो जाती है। इतना बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है, बिकॉज अगले साल भी तो हमने फिजिक्स पढ़नी है। तो जिसने अगले साल फिजिक्स पढ़नी है तो अगर M2 भी रख ले इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या करते होते हैं हम कहते हैं साहब पहले साल मैकेनिक्स का इजी लेवल रख लें, अगले साल स्टैटिस्टिक्स का इजी लेवल रख लें। और कैम्ब्रिज ने ये हमने कोई खुद से जुगाड़ नहीं निकाला, इसमें इतने भी पाकिस्तानी होने की बात नहीं है। कैम्ब्रिज ने कहा ऐसे कर लो भाई, आधी से ज्यादा दुनिया ऐसे करती है। वेरी फ्यू पीपल, वेरी वेरी फ्यू क्या करते हैं? वो कहते हैं जनाब साहब हमने मैकेनिक्स पढ़नी ही नहीं। जो नॉन इंजीनियरिंग वाले होते हैं, जिनको कहते हैं जी हम करेंगे क्या, वो अक्सर लोग S1 S2 कर लेते हैं कि जी मैंने आगे डिग्री स्टैटिस्टिक्स की करनी है। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं सर जी मैंने बनना ही मैकेनिकल इंजीनियर है, मेरा दुनिया में उसके अलावा कोई काम ही नहीं है। तो वो क्या करता है? कहता है ओके भाई इस साल M1 पढ़ूंगा, अगले साल M2 पढ़ूंगा, और यूनिवर्सिटी के 3 सेमेस्टर मजे करूंगा। और फिर यूनिवर्सिटी के 3 सेमेस्टर में कुछ नहीं पढ़ता। ठीक है जी, क्योंकि वही मैकेनिक्स दोबारा पढ़ाई जाती है जो आपने A लेवल में पढ़ी होती है। बहरहाल क्या करना है पता नहीं, तो मैं आपको कैम्ब्रिज भी समझाना स्टार्ट करता हूँ। खड़े में क्या भाई कैम्ब्रिज क्या कहता है? मैंने सिर्फ सिंपल बात क्या करनी है? क्या सिंपल बात? महा साहब नो क्वेश्चन पूछ ले भाई। नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अभी कहा नहीं थोड़ी देर पहले। ठीक है जी, S1 पढ़ाऊंगा। हाँ जी, वो सर अगले साल जो मैथ्स है ना वो फर्दर मैथ्स है। ठीक है, वो फर्दर से भी थोड़ी फर्दर मैथ्स है। अभी आप पढ़ते हैं मैथ्स में P1, अगले साल मैथ्स में पता क्या था? P2 एंड P3। मैंने इसलिए कहा कि इस साल एक ही P1 है, एक किताब है। अगले साल जो मैथ्स की किताब है ना उसका पता नाम क्या है? ये A2 की मैथ्स की किताब है, इस पे क्या लिखा हुआ है? मैथमेटिक्स 2 एंड 3। आपकी जो AS की मैथ्स की किताब अगर आप में से किसी के पास है तो उस पे क्या लिखा होगा? मैथमेटिक्स 1। कहता भाई वो एक ही लेवल है। ठीक है, और वो इतनी मोटी किताब भी नहीं है, शायद वो पतली सी है। ये क्या है? समझ आ रही है? नजर आ रही है? ये काफी है अगले साल के लिए। ठीक है, सो क्या करना है क्या नहीं करना। बहरहाल क्या समझा रहा था क्या नहीं समझा रहा था छोड़ें उसको। A2 में क्या होगा क्या नहीं होगा, A2 जब आएगा तो देखी जाएगी। अभी क्या समझाना है? क्या समझाना है? मैकेनिकल फिजिक्स क्यों बोल दिया मैंने इसको? कि जी अब वो मैकेनिक्स है जो फिजिक्स में रह गई है। मैकेनिक्स खत्म हुई है, मैथ्स वाली फिजिक्स वाली नहीं हुई। 2 टॉपिक्स रहते हैं मेरे। किस टॉपिक से? पहला टॉपिक है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, और दूसरा टॉपिक है क्या? डेंसिटी और प्रेशर। पहले टॉपिक को लेकर स्पेसिफिकेशंस क्या कहती हैं देखते हैं जनाब साहब। मैकेनिकल फिजिक्स में क्या रह गया? इट कॉल्स क्या जी? मैकेनिकल फिजिक्स में जैसे आपके पास नोट्स बने, वैसे अगर आप नोट्स को फॉलो करें, क्या लिखा हुआ है? AS फिजिक्स मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या? डायनामिक्स। कहते हैं जी डायनामिक्स में क्या होता है? इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। वैसे आप मुझे बता सकते हैं ये इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस को जरा अंडरलाइन करें प्लीज। इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस को अंडरलाइन करें प्लीज। आपने इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस में पढ़े कौन कौन से हैं? हाँ जी, सबसे पहले फोर्सेस अगर बैलेंस्ड हो तो क्या करती हैं, उनका क्या इफेक्ट? न्यूटन का पहला लॉ। व्हाट इज न्यूटन का पहला लॉ? सर जी इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस में सबसे पहले क्या? इक्विलिब्रियम। फोर्सेस की वजह से क्या होता है? अपने इस पेज पे जाएं, इस पेज पे जाओ जी, जहां इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस लिखा हुआ है प्लीज उस इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के ऊपर आओ, उसको अंडरलाइन करो। मैंने उसके सामने, उसके ऊपर या उसके नीचे 3-4 बातें लिखवानी है। क्या लिखवानी है?
इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में सबसे पहली बात मैंने क्या लिखवाई, क्या होता है वो फोर्सेस का क्या इफेक्ट है, वो इक्विलिब्रियम बैलेंस करने की कोशिश करती है। फिर दूसरा फोर्सेस का क्या इफेक्ट है, न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्सेस क्या कॉज करती हैं, फोर्सेस कॉज करती हैं क्या, एक्सेलरेशन। अच्छा जी, फिर और क्या है जी, फोर्सेस और क्या करती हैं, फोर्सेस मोमेंटम को क्या करती हैं, फोर्स वैसे मोमेंटम क्या होता है, ये मोमेंटम अगर चेंज हो जाए तो उस चेंज इन मोमेंटम के लिए एक लफ्ज होता है इंपल्स। फोर्सेस क्या करती हैं, फोर्सेस का एक सीन क्या है जी, इंपल्स वाला सीन भी है। इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। फोर्सेस क्या करती हैं, या तो इक्विलिब्रियम डेवलप करती हैं, या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती हैं, या इंपल्स जनरेट करती हैं। आपने मोमेंटम के बाद और क्या पढ़ा है, फिर फोर्सेस और क्या करती हैं, अभी आपने रिसेंटली पढ़ा था फोर्सेस की, फोर्स की वजह से क्या होता है, वर्क डन होता है, फोर्स की वजह से क्या होता है, वर्क डन होता है। हेलो जी, आई थिंक फोर्स के ये वाले इफेक्ट्स हैं जनाब। आपने पिछले जितना भी सेक्शन है उसमें क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा जी इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस में एक इफेक्ट क्या होता है, एक इफेक्ट उसका इक्विलिब्रियम का होता है, एक इफेक्ट क्या होता है, एक इफेक्ट फोर्सेस का क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन भी पढ़ लिया है, इंपल्स भी पढ़ लिया है, वर्डन भी पढ़ लिया है। ये सारी बातें, इन सब के आपने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। कैन यू प्लीज टेल मी इनके क्या क्या फॉर्मूले हैं, इक्विलिब्रियम का क्या फॉर्मूला है, इक्विलिब्रियम में फोर्सेस का क्या सीन है, एफ नेट इज इक्वल टू 0 है। एक्सेलरेशन में एफ नेट का क्या सीन है, एफ नेट इज इक्वल टू ma है। इंपल्स में एफ नेट का क्या सीन है, एफ नेट इज इक्वल टू डेल्टा p ओवर t, या फिर इंपल्स में क्या होगा, इंपल्स इज इक्वल टू एफ नेट इनटू t। ऐसे कर लें या उधर ही लिखें, उधर लिखें जी, डेल्टा p डिवाइड बाय t। वर्क डन में क्या है, f इंटू क्या, या एफ नेट इंटू टी करें, वहां f इंटू क्या करें, f इंटू डी करेंगे तो क्या आएगा, वर्क डन आएगा। लेकिन याद रखिए ऊपर तीनों में f नेट है, वर्क डन वाले में f नेट जस्ट f है, जस्ट f, किसी भी f को उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क डन आ जाता है। वर्क डन का स्मॉल w नहीं है, या आप इसको क्या कह सकते हैं, एफ डी कॉस थीटा, यार जो भी आपको पता है जी क्या है ये। हेलो, यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें। ये बातें मैंने आपको पहले से पढ़ाई हुई है बेटा, ये टर्निंग इफेक्ट के सामने नहीं लिखना था, ये इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के सामने लिखना था। तुझे सोते होने हो सारे ने सारे, टर्निंग इफेक्ट के सामने लिखना, ऊपर लिखा है इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, उसके सामने लिखना है। आधा यार, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये पकड़ भाई, सारा लिख। वो टर्निंग इफेक्ट के सामने लिख रहे हैं, उसके ऊपर एक हेडिंग में लिखा है इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, उसके सामने सारे इफेक्ट्स लिखने हैं, ठीक है ओके। अब ये सारे तो मैंने पढ़ा दिए हैं, अब मैंने आपको पढ़ाना है फर्दर इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। ये फर्दर इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस में क्या क्या है, एक आपको मैंने पेज दिया है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के लिए, एक में आपको एक पेज दिया है प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू फोर्स के लिए। खैर प्रेशर वाला काम मैंने कुछ हद तक आपके साथ किया हुआ है, मैंने कुछ पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं उसकी तरफ बाद में जाऊंगा। अभी मैं क्या बात करना चाह रहा हूं, ये सारे इफेक्ट्स तो हो गए, फर्दर इफेक्ट्स में क्या होगा, एक काम कीजिए वो उस तरफ लिख दीजिए, यहां लिखिए जी पुराने इफेक्ट्स हो गए, यहां लिखिए फर्दर इफेक्ट्स, फर्दर इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, ये मेरा टॉपिक है जी, ये है एक्स्ट्रा मैकेनिक्स, फर्दर इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। और क्या सीन है फर्दर इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस का, फर्दर इफेक्ट्स में सबसे पहले कौन सा वाला इफेक्ट है जी, फर्दर इफेक्ट्स में सबसे पहले है टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, जी भाई ये है मेरा आज का टॉपिक। क्या चल रहा है जनाब साहब इसमें, क्या हेडिंग है जी आज की, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। मेरी स्पेसिफिकेशन में क्या लिखा है, टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, क्यों लिखा है जी टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, लेकिन मैंने हेडिंग क्या लिखी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, क्योंकि मैं भी एक एक फोर्स करके एक एक फोर्स का टर्निंग इफेक्ट पढ़ाना चाहूंगा। जब मैं टर्निंग इफेक्ट की बात करता हूं तो मैंने उसकी एक तरफ लिखा है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स और उसके एक तरफ लिखा है मोमेंट ऑफ अ फोर्स।
ये जो टर्निंग इफेक्ट है इसके सामने एक इधर वर्ड लिखा हुआ है और एक इसके सामने इधर वर्ड लिखा हुआ है। प्लीज बताइए टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स के सामने यहाँ क्या लिखा है? मोमेंट ऑफ अ फोर्स। एक मतलब ये है, एक वर्ड ये है, इसी के लिए एक और वर्ड क्या होता है? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। ये लीजिए जनाब साहब, तो जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स है जो दरमियान में लिखा है, उसका एक एरो आगे लगा दीजिए। एक एरो, बेटा पेन पकड़ के साथ साथ काम करते जाएं। एक एरो उसके आगे लगा दें, एक एरो उसके पीछे लगा दें कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स के लिए एक ये वर्ड भी इस्तेमाल होता है और एक ये वाला वर्ड भी इस्तेमाल होता है। खैर बहरहाल ओ लेवल में आपने पढ़ा होगा क्या ये टर्निंग इफेक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। कैन यू प्लीज टेल मी कैसे डिफाइन करते थे? जैसे वर्क डन को कैसे डिफाइन करते थे? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट कवर्स सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। नहीं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात होती थी, लेकिन जब तक प्रोडक्ट ऑफ क्या नहीं लिखेंगे, जब तक आप ये नहीं लिखते थे कि वर्क इज प्रॉपर्ली डिफाइंड एज क्या, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब तक नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहां पे भी, वहां पे भी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मेंशन करना था, यहां पे भी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मेंशन करना है, लेकिन एक फर्क है, वहां था डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और यहां होगा डिस्टेंस परपेंडिकुलर। मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बिटवीन द पिवट एंड द व्हाट। तो काम कीजिए, क्या लिखा हुआ है जी? मोमेंट ऑफ अ फोर्स को, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स को या रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स को कैसे डिफाइन किया गया है? आप देख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज क्या, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड क्या, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पिवट एंड क्या, एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। किसी को मसला है भाई? वो लेवल की बात है ना, ठीक है। मैं मोमना, ये वाला पेज मैंने सर उसामा को कहीं दिया हुआ था जिस पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, प्लीज वो मेरी राइटिंग वाला पेज मुझे ला दीजिए, ठीक है। क्या बात हो रही है? ये मोमेंट ऑफ अ फोर्स का जो मैंने उनको लिख के दिया था, जिसको टाइप किया उन्होंने। क्या बात हो रही है? डेफिनेशन चलिए जी, क्या डेफिनेशन चल रही है? प्रोडक्ट ऑफ क्या, फोर्स अप्लाइड एंड क्या। अब देख सकते हैं कि आपकी डेफिनेशन में कौन कौन इंपॉर्टेंट है। एक प्रोडक्ट का वर्ड इंपॉर्टेंट है, किस किस चीज का प्रोडक्ट है जी? फोर्स का, और क्या, डिस्टेंस कौन से वाला? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पिवट एंड द, मुझे लगता है मैंने इसका जिक्र कहीं ना कहीं आपके साथ किया है, वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का लफ्ज समझा रहा था जब आपको। डॉट प्रोडक्ट की जब बात की थी तो एफ डी के साथ क्या डेवलप हुआ था? कॉस थीटा डेवलप हुआ था। क्रॉस प्रोडक्ट की जब बात की थी तो एफ डी के साथ क्या हुआ था? साइन थीटा डेवलप हुआ था। खैर बहरहाल मैं डॉट के वर्ड के थ्रू जवाब समझाऊंगा या क्रॉस के वर्ड के थ्रू समझाऊंगा, ये तो बात की बात है, लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि वर्क के केस में एफ डी के साथ क्या आया था? कॉस थीटा आया था। आज मोमेंट के केस में या टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स के केस में एफ डी के साथ अगर कुछ आया तो वो क्या आएगा? वो साइन थीटा आएगा। बिकॉज जब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात होती है, जब दोनों पैरेलल की बात होती है, जब दोनों के दरमियान का एंगल 0 डिग्री होना चाहिए फॉर मैक्सिमम इफेक्ट। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, थोड़ा सा मैथ्स सिखानी है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, ये मैथ्स जरूरत है हमें वैसे भी फिजिक्स के अंदर। कैलकुलेटर निकालेंगे जरा। मैं ना आपको साइन का और कॉस का थोड़ा सा डिफरेंस समझाना चाहता हूं। आप जरा एक काम कीजिए, साइन ऑफ 0 का जवाब बताइए। साइन ऑफ 0 का जवाब बताइए 0। साइन ऑफ 90 का जवाब बताइए। साइन ऑफ 90 इज 1। तो एक चीज आप समझ रहे हैं कि साइन के केस में जब एंगल 90 होता है तो कौन मैक्सिमम है? जब एंगल 90 होता है तो साइन मैक्सिमम आगे, 1 आगे। कॉस के केस बताएं, कॉस ऑफ 0 बताएं क्या है? 1 है। और कॉस ऑफ 90 क्या है? 0 है। क्या मतलब है इस बात का? कुछ अजीब सी बात चल रही है। क्या अजीब सी बात चल रही है? कि जब एंगल 0 होता है तो कॉस मैक्सिमम है, जब एंगल 90 है तो साइन मैक्सिमम है। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? इसका मतलब फिजिक्स में आज के बाद जब भी किसी कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा होगा? पैरेलल लाइनों का जिक्र होगा, सेम डायरेक्शन का जिक्र होगा, 0 डिग्री का जिक्र होगा। मतलब 0 डिग्री के वक्त या सेम डायरेक्शन के वक्त
या पैरेलल डायरेक्शन में अगर कोई फिनोमेना मैक्सिमम हुआ तो हम उसमें किसको एंगेज करेंगे? कॉज को एंगेज करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉज ऑफ जीरो क्या होता है? वो मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर फिजिक्स में कभी क्या हो जाए, कभी किसी फिनोमेना में कोई फिनोमेना तब मैक्सिमम हो जब परपेंडिकुलर फिनोमेना है। कोई फिनोमेना कब मैक्सिमम हो? जब एंगल 90 डिग्री है तो उसकी इक्वेशन में क्या शामिल होगा? उसकी इक्वेशन में साइन शामिल होगा। ये बात आपको फिजिक्स के अंदर, वैसे मैंने अभी मैथ्स भी स्टार्ट नहीं करी, मैंने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री इनको नहीं पढ़ाया। मैथ्स वालों को जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो मैं इस बात पे थोड़ा ज्यादा समझा लूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था और मैं क्या नहीं, बल्कि आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना साइन का और कॉस का, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि साइन कब मैक्सिमम है और कॉस कब मैक्सिमम है। तो मैंने आपको कैलकुलेटर से समझा दिया है कि साइन कब मैक्सिमम है 90 के वक्त, कॉस कब मैक्सिमम है 0 के वक्त। तो जब भी कोई चीज 0 पर मैक्सिमम हो तब कॉस होनी चाहिए उसके साथ, और जब कोई चीज 90 पर मैक्सिमम हो तब उसके साथ क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए। यहां तक किसी को मसला नहीं? एनीवन? ओके। खैर बहरहाल मैं ये वैसे थोड़ी एक्स्ट्रा मैथ्स आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था। मैं इस मैथ्स में नहीं जाना चाहता, फिर मुझसे गलती हुई। फिजिक्स के दौरान मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, क्या करें, वापस आते हैं। मैथ्स दिमाग में पड़ी कि नहीं पड़ी, खड़े में भेजें, मुझे नहीं चाहिए अभी। जब चाहिए होगी तो मैं नीचे रिजॉल्व करके वाली से ले आऊंगा। मुझे कैसे कॉज लाना है मैं उसको फिजिक्स के तरीके से लाऊंगा। आई एम सॉरी, मैंने किस तरीके से कॉज की बात की, मैथ्स वाले तरीके से। मैथ्स वाले तरीका फिजिक्स में नहीं चला रहा, नहीं चलाते। आगे चले। मैंने कहा रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स को डिफाइन मैंने कैसे किया है बच्चों? कैसे डिफाइन किया? डिफाइंड एज द क्या? प्रोडक्ट। आई होप आप प्रोडक्ट को अंडरलाइन कर लेंगे। वैसे अपने दिल के लिए अगर आप प्रोडक्ट को, कौन सा प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं तो लिख दें, क्रॉस लिख दें इसके ऊपर, क्योंकि किसी जमाने में पढ़ा था। प्रोडक्ट के ऊपर लिख दें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्या? फोर्स के नीचे लिखें अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड, एंड क्या? एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे डिस्टेंस को अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टेंस के ऊपर लिखें डिस्प्लेसमेंट, डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेस। चूंकि आपको याद है वो वर्क डन में मैंने स्पेसिफिकली क्या कहा था, वर्क डन में नोट्स भी, वो जो स्पेसिफिकेशंस है वो भी क्या कहती हैं कि जनाब साहब जब वर्क डन की बात होगी तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन होगा। तो यहां भी क्या करूं मैं? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट की बात ही करूंगा। दैट इज क्या? दैट इज परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द क्या? बिटवीन द पिवट एंड द क्या? एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। प्लीज अंडरलाइन द वर्ड पिवट एंड अंडरलाइन द वर्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो मुझे असल में आपको क्या समझाना है, मैंने इस पूरी सिचुएशन के नीचे एक ड्राइंग बनाई हुई है। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट ड्राइंग टू यू कि अगर एक यू नो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि क्या हुआ हुआ है, यहां पे हिंज्ड हुआ हुआ है। क्या हुआ है जनाब साहब? हिंज्ड हुआ हुआ है। अगर यहाँ पे हिंज्ड हुआ, वैसे उसने इसके लिए क्या लिखा है? पिवट। पिवट का मतलब क्या होता है? एक लफ्ज पिवट हो गया, एक और लफ्ज भी क्या होगा? पिवट बेसिकली कहते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन को। किसको जी? एक और लफ्ज क्या इसके साथ? पॉइंट ऑफ रोटेशन। कि अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाने की कोशिश की, इसको घुमाने की कोशिश की, तो ये यहां से क्या हुआ है? ये यहां से फिक्स्ड है, बल्कि फिक्स्ड गलत वर्ड है, पता सही, बट हिंज्ड है। क्या है? पॉइंट ऑफ रोटेशन लिखे, यहाँ हिंज्ड लिखे, यहां से ये हिंज्ड है, बल्कि हिंज से भी एक और बेहतर लफ्ज है फलक्रम। आई होप अपने कोई वो ओ लेवल पढ़ा होगा, एक ट्रायंगल से बनाते हैं जिस पर तख्ता पड़ा होता है, ठीक है। तो दीज आर द वर्ड्स यूज्ड फॉर इट। पिवट का वर्ड आ गया, पॉइंट ऑफ रोटेशन का वर्ड आ गया, हिंज, ये सब एक ही वर्ड्स हैं यार, सब एक ही वर्ड्स। आई थिंक ज्यादा अच्छी डेफिनेशन किसमें है? पॉइंट ऑफ रोटेशन, द पॉइंट अबाउट विच द ऑब्जेक्ट विल रोटेट। लिखने की जरूरत है, समझ आ गया? द पॉइंट अबाउट विच, आप ऐसे लिखें, पिवट, हिंज और फलक्रम। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट ऑफ रोटेशन, द पॉइंट अबाउट विच the object can या will rotate, the object can rotate, the point about which the object can rotate, it's the point about which the object can rotate। इस पिवट से लेफ्ट की तरफ बहुत सारी जगह अवेलेबल है आपके पास, आप लिखना चाहें तो सारी बातें लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये पिवट हो गया। फोर्स किधर लगा रहे हैं हम इस पर? हमने कहा जी आपके पास ड्राइंग में फोर्स किधर नजर आ रही है?
आई होप यू कैन सी कि फोर्स आपको इधर नजर आ रही है, जो एरो बना हुआ है इस एरो को क्या बोलूं, दिस इज फोर्स सर जी। ओके ये काम कीजिएगा, इसके ऊपर जो जो लिख रहा हूँ वो नोट्स बनाइएगा, अगर मुझे बाद में तब्दीली करनी हो तो कर दीजिएगा। जी जनाब साहब क्या बात हो रही है जी? पिवट आपको समझा दी है, फोर्स यहां लग रही है, फोर्स जिस जगह पे लग रही है इस जगह को क्या बोलूं, नहीं इसको क्या, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। लेकिन अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसको बोलें क्या, बल्कि लिखा वहां पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोले। इसको क्या बोलूं, इसको बोले पॉइंट ऑफ क्या, एक्शन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन एक बात आपको बता दूं, पॉइंट ऑफ एक्शन इतना जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी क्या है, ज्यादा जरूरी लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के साथ क्या करें, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, किधर, फ्रॉम द पिवट टू द क्या, टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो फ्रॉम द पिवट, पिवट किधर है, पिवट ये आ गया, पिवट ये पॉइंट आ गया, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आ गई। तो इस पिवट से वहां तक क्या लगाना है, इस पिवट से वहां तक क्या लगाना है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पिवट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या करूं, ये लो जी, यहाँ क्या एंगल है जी, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, और ये जो डॉटेड सी लाइन लगी हुई है, कॉल दिस लाइन एज क्या, इसको क्या 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 कहते हैं हम, you can call it moment arm as well, and you can call it क्या, perpendicular distance from the pivot to the क्या, आप इसके ऊपर क्या लिखें, perpendicular distance या displacement, perpendicular displacement। अब आप बताएंगे from क्या करूं, ये from the pivot to the line of action of force भी हो सकता है, from the line of action of force to the pivot भी हो सकता है, between the perpendicular displacement between the pivot and the line of action of force। यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, एनीवन। अच्छा, अगर फोर्स को आपने एरो से रिप्रेजेंट किया है तो इस मोमेंट आर्म को भी किसी एरो से ना रिप्रेजेंट कर लें, है जी, मोमेंट आर्म को भी किसी, क्योंकि मोमेंट आर्म को मैंने डिस्प्लेसमेंट बोला है, क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट बोला है। अगर मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट बोला है, लेकिन एरो जो है वो इधर ही ठीक है, हेलो जी। बस आपको ख्याल ये रखना है कि फोर्स वाला एरो, प्लीज ड्रॉ दिस एरो फॉर डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों फोर्स के एरो में और डिस्प्लेसमेंट के एरो में क्या होना चाहिए, एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों को आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो क्या होगा, तो सर जी क्या होगा, आप यूं फोर्स लगाएंगे तो यूं घूम जाएगा, ये घूम जाएगा। और इसके घूमने को क्या कहेंगे, इसके घूमने को जनाब साहब हम क्या कहेंगे, आप अपनी अगली ड्राइंग में देखें क्या हो रहा है। अगली ड्राइंग में घूम गया, पहले किधर था, अब किधर चला गया, अब फोर्स लगी थी तो वो घूम गया। तो मैंने इसका घूमना कैसे दिखाया है, पहले ये ड्राइंग दिखाइए, फिर कि सर वो असल में इधर था, अब क्या हुआ, वो घूमता घूमता इधर चला गया जी। ये जनाब साहब, जब वो घूमता घूमता इधर चला गया है, कैन यू प्लीज टेल मी कि पहले उसकी ये दरमियानी लाइन थी, अब उसकी ये दरमियानी लाइन है, व्हाट हैज हैपेंड, वो यहां से यहां तक चला गया है। जो आपके पास दूसरी ड्राइंग बनी हुई है, प्लीज उस दूसरी ड्राइंग में क्या दिखाइए कि सर वो पहले इधर था, इधर से उधर चला गया, ऐसी बनी हुई है ना, साथ वाली ड्राइंग कैसी बनी हुई है, उसमें आप क्या दिखाना चाहेंगे कि सर ये पिवट था, बिल्कुल ठीक है जी, यहां पर आपकी फोर्स लगी थी, बिल्कुल ठीक है जी। अब जब ये पिवट था, वो फोर्स लगी थी, तो जब फोर्स लगने के बाद क्या हुआ, ये क्या हो गया, घूम गया ना। तो इसके घूमने को क्या बोलूं, इसके घूमने को बोलेंगे टर्निंग इफेक्ट, क्या, या बोलेंगे टर्निंग इफेक्ट, या क्या, या रोटेशनल इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, या उसको और क्या बोलेंगे,
रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, या आप इसको क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ अ फोर्स। हेलो, किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। मैं मुमना एक काम करते रहेंगे, ये जो मैं इस पे लिखवा रहा हूँ ये उस पे टाइप करते रहेंगे विद अ डिफरेंट कलर, ताकि जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूं तो पूरा नोट्स जा रहे हो, व्हाट्सएप के ग्रुप पे पूरे नोट्स जा रहे हो। जी भाई, यहां तक किसी को मसला है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं जनाब साहब। नहीं, ओके। अब सवाल ये है कि मैंने आगे क्या लिखा हुआ है कि जनाब साहब ये जो घूमना है, ये घूमना कब ज्यादा होगा, कब ज्यादा घूमना पैदा होगा, या तो फोर्स ज्यादा होगी तब, या फिर जितने ज्यादा, तो ये तो ओ लेवल की बातें हैं यार, सीधे सीधे लिखा हुआ है ये, आप बल्कि उसकी पीछे हेडिंग भी लिखी हुई है कि ओ लेवल के नोट्स हैं ये। पहले क्या लिखा हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ अ फोर्स। मैं तो फैक्टर समझाने से पहले डिफाइन भी कर चुका हूँ। ओ लेवल की चीजें दोबारा पढ़ाऊंगा तो ऐसे ही पढ़ेंगे ना भाई, कि फोर्स क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोमेंट ऑफ द फोर्स में इज द फोर्स अप्लाइड, क्या लेना देना मोमेंट का फोर्स के साथ, फोर्स ज्यादा होगी सर जी, ज्यादा रोटेशन पैदा होगी, कॉमन सेंस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। फिर मोमेंट आर्म ज्यादा होगा तो भी क्या होगा, ये क्या सेंस है वैसे, कि दरवाजे को अगर आपने खोलना है तो दरवाजे को किधर से खोलते हैं हम, दरवाजे को हम क्या करते होते हैं हम सर जी, उसके ना बिल्कुल बिल्कुल एक्सट्रीम एंड है, वहां से धक्का लगाएंगे आराम से दरवाजा खुल जाएगा। बल्कि एक काम करता हूं मैं ना, इधर ये जो आपके पास, एक सेकंड बल्कि ग्लास निकाल लूं भाई, ये पकड़ जरा, आपको ये कुछ नजर आ रहा है, एक डेस्क का नजर आ रहा है, डाइस नजर आ रहा है, अगर भाईजान इधर जरा पाँव रखें, इधर पाँव रखें ताकि ये पिवट बन जाए, क्या बन जाए, आपने यहां से आगे फुल जोर लगाना है कि यहां से आगे ना आए, दोनों पाँव रख लो, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया जी, ये एक पिवट सा बन गया है, वहां से शायद आगे ना जा पाए। अब अगर मैं इसको यहां से फोर्स लगाऊंगा, थोड़ा सा आप भी आगे पीछे हूँ, मैं खड़े हो, चलो ठीक है, ऐसे ही ठीक है भाई, ऐसे ठीक। यहाँ ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ, कैसे, थोड़े से अपने क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, अच्छा ठीक है भाईजान, आप इधर फोर्स लगाएं सर, नहीं उधर नहीं हूँ मेरा भाई, इधर शहजादे हो, रोटेट करो 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 करो, ओ भाई ऊपर उधर रोटेट करना था, तू किधर रोटेट करा रहा है, मुश्किल हो रहा है, क्या कह रहे जी सर जी, सर मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा पीछे, अल्लाह अकबर, नहीं वास्ता तो लगाना था भाई, तेरा पेमेंट किधर है यार, नहीं उधर बस नीचे पेमेंट होना चाहिए। यहां पर अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो मुझे लगता है बहुत आराम से मैं रोटेट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बहुत आराम से रोटेशन पैदा हो रही है, या थोड़ी सी फोर्स लगाऊंगा तो बहुत ज्यादा रोटेशन पैदा हो जाएगी। अच्छा यहां उससे नहीं हो रहा था, मुझे लगा शायद ज्यादा जोर लगाना, यहां पर जब क्या करूंगा, अल्लाह, हाँ थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्यों, वो नीचे पिवट नीचे जमीन है, ये मेरा मोमेंट आर्म है, जितना ज्यादा मेरा मोमेंट आर्म है उतना आसान है मेरे लिए क्या करना, रोटेट कराना। तो एक कॉमन सेंस है, इसमें किसी को परेशानी है, ये समझा रहा हूं, ठीक है। खैर बहरहाल क्या हुआ, फोर्स ज्यादा होगी तो मोमेंट ज्यादा होगा, इधर से फोर्स लगाओगे तो बहुत ज्यादा रोटेशन पैदा होगी। यहां से फोर्स, आप पहले दरवाजा यहां से खोल रही थी, आप पता है दरवाजे का क्या है, ये दरवाजे का टॉप व्यू है, क्या ये, जिस दरवाजे को भी आपने खोला है ये उसको ऊपर से देखने वाला व्यू है। आप पहले दरवाजे को ना यहां से धक्का लगा ली, दरवाजा आराम से खुल गया क्योंकि मोमेंट आर्म बहुत, फिर आपने दरवाजे को यहां से धक्का लगाया है तो आपको दरवाजा खोलने में दिक्कत हो रही थी, बिकॉज उसका मोमेंट आर्म कम था। तो मोमेंट आर्म ज्यादा होगा तो दरवाजा खोलने में आसानी होगी, मोमेंट आर्म कम होगा दरवाजा खोलने में मुश्किल होगी। तो रोटेशन का इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है, नॉट जस्ट ऑन द फोर्स, द पॉइंट वेयर यू अप्लाई द फोर्स, द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, the perpendicular distance from the pivot to the line of action of force, that is actually known as क्या, moment arm, greater the moment arm greater the moment, मतलब नाम यूज कैसा है, मोमेंट ज्यादा होगा जब मोमेंट आर्म ज्यादा होगा, ठीक है। दोनों को प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेट करो, हुई नहीं है, इक्वालिटी को प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेट करो, इक्वालिटी में कन्वर्ट करो, कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट 1 है, बात खत्म। क्या बनाया है आपने इन पे, क्या सिंबल है, यूं करके कोई टॉक का सिंबल है, F इंटू क्या, डी परपेंडिकुलर, किसी को मसला तो हाथ खड़ा कर दो, यही लिखा ना आपने, डिफाइंड एज द पता नहीं क्या प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड फोर्स के लिए सिंबल F आ गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल क्या आ गया, डी परपेंडिकुलर, क्या सिंबल आ गया जी, डी परपेंडिकुलर। ओ लेवल में ऐसे ही होता है। यूनिट्स क्या है इसकी, फोर्स की होगी न्यूटन, डिस्टेंस की होगी तो न्यूटन मीटर, बेस यूनिट्स क्या होगी,
वो न्यूटन की जगह क्या होता है kgms-2 इंटू m क्या हो जाएगा kgm²s-2। इसके लिए साइंसदान का नाम जूल्स वाला इस्तेमाल नहीं होता, हालांकि न्यूटन मीटर वर्क के केस में क्या है उधर भी न्यूटन मीटर आता है, लेकिन वो न्यूटन मीटर एनर्जी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? तो असल में जूल जो है वो एनर्जी की यूनिट थी। किसकी थी? वर्क का ताल्लुक एनर्जी के साथ था, तो हमने वर्क को भी क्या ठोक दिया, उसको भी जूल्स ठोक दिया। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अदरवाइज वहां भी एफ डी न्यूटन मीटर, यहां भी एफ डी न्यूटन मीटर है, वहां भी न्यूटन मीटर, यहां भी, लेकिन उस न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं, इस न्यूटन मीटर को हम जूल नहीं कहते हैं। उसको क्यों जूल्स कहते हैं? बिकॉज उसका एक ताल्लुक है किसके साथ? उसका ताल्लुक है किसके साथ? एनर्जी के साथ। तो एनर्जी की असल में यूनिट्स क्या होती थी? एनर्जी की असल में यूनिट्स जो है वो जूल्स होती थी, इसलिए वहां वर्क को जूल्स का दिया गया। यहां क्या हो रहा है, यहां एक काम करें, ऐसा यूनिट के सामने क्या है न्यूटन मीटर, उसके आगे लिखें नॉट इक्वल टू जूल्स। न्यूटन मीटर के आगे क्या लिखें? नॉट इक्वल टू जूल्स। नॉट इक्वल टू जूल्स नहीं, तुम्हें लग रहा है? वर्क डन एक अलग कहानी है, मोमेंट ऑफ फोर्स एक अलग कहानी है। वर्क डन में एफ और डी का सेम डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है, मोमेंट में एफ और डी का परपेंडिकुलर होना बहुत जरूरी है। सेम डायरेक्शन में होंगे एफ और डी तो वर्क वाला कॉन्सेप्ट होगा, परपेंडिकुलर होंगे तो मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट होगा। और अगर किसी एंगल पर हुए तो थोड़ी देर बाद हम उस मुकाम पे चले जाएंगे, तब उसमें से कौन से वाला वर्क डन होगा और कौन से वाला मोमेंट होगा वो देख ली जाएगी बात। बहरहाल क्या हो रहा है जनाब साहब? यहां तक अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम है तो आप हाथ खड़ा कर दें। ओके। अब मुसीबत यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि सर ये मोमेंट ऑफ अ फोर्स जो है वो फिजिकल क्वांटिटी तो बिल्कुल है ही है। एक काम करें, जिस कॉलम में लिखा है ना वेक्टर क्वांटिटी, उसके वेक्टर से पीछे लिखें फिजिकल क्वांटिटी है और उस तरफ लिखें ड्राइव्ड क्वांटिटी है। एक तरफ लिखें फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी वाले कॉलम में, लेफ्ट की तरफ लिखें जी क्या है फिजिकल क्वांटिटी है, वो तुम्हें पता है, और राइट की तरफ लिखें क्या है ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ये बात भी हमें पता है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों लिखा मैंने? ये वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज होती है? जिसकी क्या होती है? जिसकी कोई ना कोई डायरेक्ट मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी होती है। क्या होता है जनाब साहब? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरत होती है। तो आई बिलीव व्हाट इज दिस वेक्टर क्वांटिटी? इसके साथ में क्या चीज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अंडरलाइन द वर्ड डायरेक्शन। आपने ओ लेवल में क्या डायरेक्शन पढ़ी है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो एक काम करेंगे जनाब साहब, यहाँ डायरेक्शन को अंडरलाइन करके क्या लिखिए? डायरेक्शन को अंडरलाइन करके नीचे दो डब्बे बने हुए हैं जिनमें खाली जगह नजर आ रही है आपको। एक तरफ क्या लिखे जी? एंटी क्लॉकवाइज, और एक तरफ क्या लिखिए? क्लॉकवाइज। आपसे मेरा सवाल यह है कि आपने ओ लेवल में इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में से किसी को पॉजिटिव नेगेटिव कहा है जी? नहीं, वहां नहीं पढ़ते पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? चले मैं बता देता हूँ। हाँ जी, मुझे तो लगता है मैंने पढ़ाया हुआ भाई, वो तो मैंने ओ लेवल में भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पढ़ाता हूँ मैं। खैर मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं भाई, इजी यार, इधर ही हूँ, सबको कह रहा हूँ। फोर्स के केस में जब आप फोर्स बनाते हैं एज अ वेक्टर, तो राइट वाली फोर्स क्या होती है? मतलब एक्स एक्सिस के राइट की तरफ क्या होता है, एक्स एक्सिस के लेफ्ट की तरफ क्या होता है? ओके। फोर्स के केस में अपवर्ड वाली फोर्स क्या होती है? हाँ, डाउनवर्ड वाली क्या होती है? किसी को मसला है इस बात से? अच्छा, अब मुसीबत यह है कि जब हम मोमेंट की बात करते हैं तो मोमेंट राइट या लेफ्ट की तरफ नहीं होता, मोमेंट अप या डाउन भी नहीं होता। मोमेंट जो क्रिएट होता है या वो क्लॉकवाइज क्रिएट होता है या वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। लेट मी टेल यू, इसमें भी एक प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है। इसमें प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज जो है वो क्या होता है वो पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज जो है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। अच्छा, अब ये कहने के बाद मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है बस। अगर मैं ये कहूं, लिखना छोड़िए, अब जरा मैं ए लेवल्स बोलने लगा हूं, थोड़ा सा ए लेवल्स में भी शायद थोड़ा A2 की तरफ जाने लगा हूं। इफ आई टेल यू फोर्स इज किस एक्सिस में? वाई में। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किस एक्सिस में? ये जो इसमें मोमेंट पैदा होगी, लेट मी टेल यू, ये होगी Z एक्सिस। किधर होगी जनाब साहब?
मोमेंट किधर होगी? अब ये मोमेंट जी एक्सिस में कैसे होगी? मोमेंट जी एक्सिस में कैसे होगी? कुछ फील कर रहे हैं? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बोल जो नहीं रहा हूं, मैं तो दिखा रहा हूं बेटा जी। जब हम पेन को मैं यूं पकड़ूं, जब इसको क्लॉकवाइज करता हूं तो क्या होता है? ढक्कन किधर जाता है? कभी ऑब्जर्व किया है कि जब आप पेन को यूं यूं घुमाएंगे, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू यूं यूं करें तो क्या हो जाएगा? इट गोज इन टू द वॉल। अगर उसको यूं यूं करें, इट कम्स आउट ऑफ द वॉल। ये गोज इन टू द वॉल, कम्स आउट ऑफ द वॉल। व्हाट इज दिस? दिस इज जी एक्सिस। आपका ये एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस। आपका ये एक्सिस कौन सा है? आपका ये वाला एक्सिस कौन सा है? अगर मैं इसमें किसी ऑब्जेक्ट को यूं क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो यू नो वेयर वुड इट गो? इन टू द बोर्ड। किधर? और अगर मैं किसी को यूं यूं करके घुमाऊंगा तो क्या होगा? इट कम्स आउट ऑफ द बोर्ड। तो यू नो इन टू द बोर्ड इज नेगेटिव जी एक्सिस, आउट ऑफ द बोर्ड इज। तो आपकी इतला के लिए अर्ज ये है, मुझे ये लगता है इसमें यू नो एंटी क्लॉकवाइज जब आप यूं यूं करके घुमाते हैं तो स्क्रू या नट, ये जो भी चीज है वो बाहर की तरफ आती है। तो बाहर की तरफ आना क्या चीज है जी? पॉजिटिव सिचुएशन क्या है? पॉजिटिव क्या? पॉजिटिव जी एक्सिस। ऊपर लिखे पॉजिटिव जी एक्सिस और नीचे लिखे आउट ऑफ द क्या? आउट ऑफ द पेज या आउट ऑफ द बोर्ड या आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन कौन सा वाला प्लेन? एफ और डी वाला प्लेन। अगर एफ और डी का ये प्लेन है, एफ और डी इस एक्स वाई प्लेन में है, तो उसका थर्ड एक्सिस कौन सा है? जी है। आई विल राइट क्या? आउट ऑफ द प्लेन ऑफ क्या? एफ एंड डी। आउट ऑफ द प्लेन ऑफ एफ एंड डी। आउट ऑफ द प्लेन ऑफ एफ एंड डी। इससे पहले तक तो बहुत शुगल शुगल चल रहा था ना, ओ लेवल का शुगल चल रहा था। एकदम से स्टेटमेंट मैंने क्या इस्तेमाल किए? ए लेवल की स्टेटमेंट इस्तेमाल कर दी कि जनाब साहब ये जो वेक्टर है, जो वेक्टर की डायरेक्शन मतलब ये जो मोमेंट है, मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी है, इसका वेक्टर बड़ा अजीब सा है। इसके वेक्टर में हमने अगर एरो बनाना है तो वो तो आउट ऑफ द बॉर्डर, वो हम बनाते ही नहीं। आज तक हमने अपनी कॉपी के ऊपर, हाँ केमिस्ट्री में कभी इन टू द बोर्ड के लिए डॉटेड और आउट ऑफ द बोर्ड के लिए कुछ सॉलिड हमने लाइनें लगाई हैं, लेकिन फिजिक्स में मैं क्या करूंगा, हम इतना ज्यादा 3 डायमेंशनल व्यूज की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन आप पता जरूर होना चाहिए, ओ लेवल में भी मतलब यूं करके क्लॉकवाइज के लिए यूं एरो दिखाते थे, पूरा गोल एरो, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए यूं करके यूं एरो दिखाते थे। बट एक्चुअल में उसका इफेक्ट किधर है? अगर वो वेक्टर है तो वो तो पूरा सीधा सीधा एरो होना चाहिए ना। बच्चों आपने पढ़ा है ना, आपको मैंने कहा ना, मैं ए लेवल में टेक्निकली एक भी गलती नहीं करूंगा। मैं ए लेवल में टेक्निकली एक भी गलती नहीं करूंगा। अब वो एक भी गलती ना करना कैसा है कि अगर क्लॉकवाइज आप घुमा रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्लॉकवाइज घूमना? कि जी रोटेशन इज क्लॉकवाइज, ऐसे। व्हाट इज मीन बाय एंटी क्लॉकवाइज घूमना? ऐसे। डू यू रियली थिंक मैंने वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं? ये तो मैंने करली एरोज ड्रॉ किए हैं। क्या वेक्टर्स करली एरोज होते हैं? वेक्टर्स तो बता सीधी सीधी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स होती हैं। तो हम तो क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए यूं और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए यूं करली एरो ड्रॉ करेंगे। असल में अगर मुझे प्रॉपर वेक्टर ड्रॉ करना पड़ा तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि इसके लिए मैं आउट ऑफ द प्लेन ऑफ एफ एंड डी ड्रॉ करूंगा, और इसके लिए मैं क्या करूंगा? नेगेटिव जी एक्सिस का बातें नहीं बच्चों, बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं। क्या करेंगे जनाब साहब? आउट नहीं, इन टू द क्या? इनटू द प्लेन ऑफ एफ एंड डी, इनटू द प्लेन ऑफ एफ एंड डी। और उसके लिए अगर आप मुझसे प्रॉपर वेक्टर ड्रॉ करवाना चाहते हैं तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि इसका वेक्टर मैं ड्रॉ करूंगा कैसे? आउट वाला वेक्टर ऐसे ड्रॉ करते हैं जी, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ क्या? एफ एंड डी। और इसका कैसे होगा? इनटू द प्लेन कैसे होगा? तो ये वेक्टर्स हैं, वो गोल गोल वेक्टर्स नहीं होते, गोल गोल वेक्टर नहीं होते भाई। हाँ आसान बात यह है, नहीं पूछेगा आपसे ये इनटू द बोर्ड और आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है? तो आप भी मुझसे मत पूछिएगा कोई और सवाल। उसने क्या करना है, मैं सिर्फ एक मजबूरी के तहत पढ़ा रहा हूं। किस मजबूरी के तहत? ए लेवल है, कोई गलती नहीं करना चाहता, गलत तरीके से यूं करके तो यूं करके नहीं पढ़ाना चाहता। हाँ वो उसका आपको इफेक्ट ऐसे ही नजर आएगा,
आपको क्या नजर आएगा जी? आपको उसका इफेक्ट इधर से, चूंकि वो पूरा सवाल ही थोड़ा सा इधर से और थोड़ा सा इधर से घुमाएगा, वो पूरा घुमाकर आउट तो निकालेगा ही। आपके सिलेबस में ऐसा कोई सवाल नहीं है कि ओके जी मैंने पूरा एक घुमा दिया है और वो बाहर आ गया है। मतलब ये इंजीनियरिंग में करेंगे कि कुछ स्क्रू पूरा घुमा दिया तो बेटा फिर वो बाहर भी आएगा, कुछ स्क्रू पूरा अंदर घुमा दिया तो वो बोर्ड के अंदर चला जाएगा। हमारा सिलेबस में ऐसे इनटू द बोर्ड पूरा मूव करना और आउट ऑफ द बोर्ड पूरा मूव कराना नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में खैर चलो, बुशरा को सवाल पूछना चाहती है, मैं उसको इजाजत दे देता हूँ। क्या पता मेरे काम की कोई चीज हो तो मैं डिस्कस कर लूँ। प्लीज पूछिए। है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय कैसे एक्ट कर रहा है? मैंने समझाया भी नहीं है तो कैसे समझ आएगा? मैं समझा रहा हूँ या लिखवा रहा हूँ? मैं तो लिखवा रहा हूँ। चलो अब अगर तुमने समझना है तो एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रही है, जरा प्लीज गौर से सुनिएगा। ये जो गाड़ी के टायर होते हैं, क्या होते हैं भाई? गाड़ी के टायर होते हैं। गाड़ी जब आगे जाती है तो गाड़ी के टायर कैसे मूव करते हैं? इसको आप क्या कहेंगे? हाँ जी, हाँ ये उसका एक एक्सल है, गाड़ी का एक्सल। यू अंडरस्टैंड एक्सल? एक टायर इधर लगा हुआ है, एक टायर इधर लगा हुआ है। एक्सल के साथ वो क्या है? वेल्ड हुआ है, पता नहीं, जो भी चिपका हुआ है, ठीक है। जब ये यूं घूमता है, जब ये कैसे कैसे घूमता है, ये क्या घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूमता है। जब ये क्लॉकवाइज घूमता है तो मैं क्या कह रहा हूँ क्लॉकवाइज के बारे में? क्या कहा है मैंने? अब आपको ईमान लाना पड़ेगा क्योंकि आपने कभी टायर के अंदर जाके शाफ्ट वो एक्सल को देखा कभी नहीं है, जरा माननी पड़ेगी मेरी बात। अगर टायर यूं गोल गोल घूम रहा है किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज, तो उसका जो मोमेंट का एक्चुअल इफेक्ट है पता है किधर है? मोमेंट का एक्चुअल इफेक्ट इनटू द क्या है? इनटू द एक्सल। तो जो एक्सल होती है वो यहां से क्या हो रही है? अंदर दब रही होती है। ये भी घूम रहा है, यहां से भी अंदर दब रही होती है। तो जब गाड़ी आगे जा रही होती है तो जो इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सवाल है मैडम, अभी नहीं समझ आएगा। मैकेनिकल इंजीनियर्स जो शाफ्ट डिजाइन करते हैं उसकी स्ट्रेंथ ऐसे डिजाइन करते हैं कि जब गाड़ी अंदर यूं जा रही होगी तो वो एक्सल को अंदर की तरफ प्रेस करने की कोशिश करेगी और मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि अपने आप को खुद बचाए। अदरवाइज क्या होगा? यूं घुमाएंगे तो दोनों टायर ही जुड़ जाएंगे आपस में। वो अंदर का एक एक्सल लगा हुआ है, उसके बाद उसने हार्डन जो, अच्छा एक और काम है, अगर मैं कहूँ जी मैं रिवर्स गियर मार लूँ, फिर अगर मैं रिवर्स गियर मार रहा हूं तो वो टायर यूं घूमेंगे। जब टायर यूं घूमेंगे तो इनका इफेक्ट क्या है? बाहर की तरफ है। तो जब वो बाहर की तरफ है तो पता चले टायर ही बाहर ना निकल आए। क्या ना निकल आए? तो शाफ्ट जो एक्सल है उसको टायर के साथ पक्का बांधना है खुद को। बल्कि एक सेकेंड, कभी गाड़ी टायर पंचर हुआ है? ये क्या करता है? उसके नट कैसे खुलता है वो? मैडम तुमने कभी टायर खुलता हुआ देखा? नहीं देखा। फिर मैं कैसे समझाऊं तुम्हें फिजिक्स? बेटा फिजिक्स तो फिजिकल वर्ल्ड में समझ आएगी, वो घर बैठ के समझ नहीं आएगी। कभी टायर पंचर हो तो बाबा को ना, बाबा मैंने देखना है टायर कैसे खोल रहा है, ठीक है। वो कैसे क्या खोलता है उसके, आपने कभी देखा? वो उसको जब यूं करके घुमाता है तो स्क्रूज, अब इसको ऑब्जर्व करें जरा। नहीं 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 नहीं, कैसे? यूं करके घुमाएगा तो वो तो बंद हो रहे होते हैं। जब उसने उसको खोलना है तो वो उसको उल्टा उल्टा करके घुमाता है तो खुद ब खुद उसका नट जो है वो क्या कर जाता है? बाहर की तरफ आ जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किस किस को समझ आ रहा है? इन्होंने टायर बदला मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन मैडम तुम भी कभी टायर बदलोगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। केमिस्ट्री नहीं पूछ सकती तुम मुझसे। हाँ जी 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 जी। क्यों? तो फिर केमिस्ट्री हुई ना। हाँ ये मजे का सवाल है कि सर जी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है किधर? वाई एक्सिस में। डिस्टेंस का लाइन ऑफ एक्शन है किधर? एक्स एक्सिस में। तो मोमेंट का लाइन ऑफ एक्शन किधर है? मैं कह रहा हूं ना थर्ड एक्सिस में। क्यों है? एफ डॉट डी का जवाब क्या है? स्केलर प्रोडक्ट, नो डायरेक्शन। एफ क्रॉस डी का जवाब क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट, देयर इज अ डायरेक्शन। व्हाट इज दैट डायरेक्शन? नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, not in the direction of D, but in the perpendicular direction of F and D. Where is this? Third axis. क्या जनाब साहब?
आपको लगता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन में है तो हर चीज फिर फोर्स की डायरेक्शन में होनी चाहिए। एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में हो सकती है, फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन किधर होगी, वो फोर्स की डायरेक्शन में हो जाएगी। लेकिन फोर्स लगाएंगे तो मोमेंट किधर होगा, मोमेंट कहेगा भाईजान मैं तुम्हें समझाता हूं मैं किधर हूं, मैं हूं एफ और डी का कौन सा प्रोडक्ट, मैं हूं एफ और डी का क्रॉस प्रोडक्ट। पहली तो बात यह है कि मैं एफ और डी का डॉट प्रोडक्ट नहीं हूं, मैं एफ और डी का क्रॉस प्रोडक्ट हूं। तो मैं स्केलर क्वांटिटी नहीं हूं, मैं खुद क्या हूं, मैं वेक्टर क्वांटिटी हूं। और वेक्टर क्वांटिटी भी ऐसी हूं कि मेरी डायरेक्शन ना एफ वाली है ना डी वाली है, मेरी डायरेक्शन एफ और डी दोनों, पहले तो एफ और डी को आपस में क्या होना चाहिए, पहले तो इनिशियली एफ और डी को आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। फिर जब मैं हूं तो मेरी डायरेक्शन किधर है, मेरी डायरेक्शन एफ की भी परपेंडिकुलर, डी के भी परपेंडिकुलर है, तो वो किधर है, एफ हुआ अगर एक्स एक्सिस में, डी हुआ अगर वाई एक्सिस में, तो मोमेंट कहता है मेरा वेक्टर किधर होगा, वो होगा जी एक्सिस में। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, ये जुमला समझना पड़ेगा कि जो डायरेक्शन है इट इज एक्चुअली या तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ एफ एंड डी या इनटू द प्लेन ऑफ एफ एंड डी, ठीक है। अब या अगर आप ये नहीं समझते तो इसका मतलब है आपको लगता है दुनिया में होती है 2 डायमेंशन है, इसका मतलब है आपको पता नहीं है, फिर होती है ना 3 डायमेंशन, 3 से आगे भी कुछ होता है। तो अब क्या करूं, वो जो नहीं है सिलेबस, हर बार 3 डायमेंशन तो सबको पता है। इट्स नॉट ऑलवेज इन 1 डायमेंशन, मतलब पूरा सिलेबस 1 डायमेंशन में नहीं है, पूरा सिलेबस 2 डायमेंशन में भी नहीं है, सिलेबस की कोई ना कोई चीज 3rd डायमेंशन में जा रही है। पहली दफा आपके सामने 3rd डायमेंशन रिप्रेजेंट की है कि जब फोर्स लगाओगे एक एक्सिस में, डिस्प्लेसमेंट लोगे दूसरे एक्सिस वाली, तो मोमेंट होगा फिर तीसरे एक्सिस में। हाँ हमने क्या नहीं किया, ओ लेवल था ना, ऑर्डिनरी लेवल था, खाला का घर था, खाला के घर में तीसरी डायमेंशन होती कोई नहीं है, ठीक है जी, खाला के घर में डायमेंशन ही 2 होती हैं सीधी सीधी, ठीक है जी। तो कहने का मतलब है अभी आ गया क्या, अभी कोई थोड़ा मुश्किल घर आ गया है, ए लेवल आ गया है, यहाँ पे तीसरी डायमेंशन भी है। सुन लो घर किसका डिफाइन किया जी, भूमि का घर डिफाइन किया लेकिन अक्सर भूमियां प्यार करने वाली होती हैं, कुछ सख्त भी होती हैं मोमेंट है उतना ही उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। हमारा सिलेबस ये कहता है कि तुमने ऑब्जेक्ट को घूमने ही नहीं देना, तुमने उसको इक्विलिब्रियम मेंटेन कराना है। जस्ट एज अ शर्त के तौर पर देख लो कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जितना उसका क्लॉकवाइज मोमेंट है उतना ही उसका, इस वजह से मेरे सिलेबस में पढ़ाया गया है। अगर मेरे सिलेबस में मोमेंट अगर ऑब्जेक्ट को पूरा घुमा दिया गया तो क्या होगा, तो आपकी इतला के लिहाजे है या वो आउट ऑफ द बोर्ड आ जाएगा या वो इनटू द बोर्ड चला जाएगा। अब ये कब करना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी हुई ना तो उनसे जाके पूछ लेना, वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट कराएंगे और वो प्रॉपर आपको उसकी फीलिंग आएगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। जी भाई है, मोटरसाइकिल में भी अंदर की तरफ पुश हो रहा होता है, बिल्कुल पुश होता है बेटा। मोटरसाइकिल में क्या होता है, मोटरसाइकिल के क्या सिर्फ अकेला टायर घूम रहा है, टायर के साथ उसकी भी कोई स्पोक्स होंगी, कोई सिस्टम उसका भी लगा होगा, ठीक है, उसमें भी किसी न किसी चीज को प्रेस कर रहा होगा। अब वो किसको प्रेस कर रहा है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर थोड़ी हूँ कि पहले आपको टायर खोल के बताऊं, टायर में से बताऊं यार फलानी चीज है वो टूट रही है कि जुड़ रही है कि खराब हो रही है बेटा मैंने कहा ना ये सारी बातें किधर हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आप लोगों की मुसीबत क्या होती है, आप चाहते हैं सर A2 लेवल के अंदर आइंस्टाइन की थ्योरी भी समझाएं, डार्विन भी समझाएं, आप यहाँ पे हर कुछ समझा दें, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। जो इस लेवल की बात है उतनी होगी, ठीक है। खैर बहरहाल काम का सवाल पूछना प्लीज, बहुत आउट में जाना। तुम्हें किसने कहा कि इसका मोमेंट इधर एक्ट कर रहा है, हाउ कैन यू से दिस इसका, वो तुम्हें नजर ऐसे आ रहा है, वो मोमेंट इधर एक्ट करना है समथिंग एल्स। हाँ मोमेंट ठीक है क्लॉकवाइज है, आई एग्री, हाँ ठीक है। उसको असल में ये समझ नहीं आ रहा कि सर जी इस ड्राइंग में ये आपका ऑब्जेक्ट था पूरे का पूरा, ये आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई, ये उसका मोमेंट आर्म था, ये यूं करके रोटेट कर गया, क्या कर गया, इसी प्लेन में क्या कर गया, वो कहना चाहते सर ये इसी एफ और डी वाले प्लेन के अंदर ही यूं रोटेट कर गया। आप सिर्फ इस पिक्चर की ओ लेवल देख रहे हो, आप सही देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही कह रहा हो, कोई आउट इन वाला काम ही नहीं होता, बात खत्म, नहीं होता, सीरियसली नहीं होता। उसने कहा सर जी आपने फोर्स लगाई है, मतलब ये वाला आ गया डी, ये वाला आ गया एफ, और ये आप यूं कर रहे हैं और क्या हो रहा है, वो उसी में रोटेट कर रहा है, हाँ ठीक, क्लॉकवाइज हो रहा है, बात खत्म।
किसी के पास कोई मसला है जी? बेटा फिर नहीं है ना, आउट ऑफ सिलेबस है ना, आउट ऑफ सिलेबस। आसान कर देता हूँ काम, मैं वैसे मुश्किल कर रहा हूँ। आसान होगी ना बात, आप चेहरा क्यों बना रही हो? अब तो स्पेसिफिकेशन ने कहा भी नहीं कि पढ़ाना मैंने। मैं समझा नहीं रहा, मैं स्क्रू भी खोल चुका हूँ, टाइट भी कर चुका हूँ, गाड़ी का पंचर भी लगा चुका हूँ, ठीक है? बोतल का ढक्कन है आपके पास? दें जनाब साहब, क्या जबरदस्त एग्जाम्पल है। खोलें भाई, मैडम खोलें, खोलें खोलें खोलें। क्या घुमा, कैसे समझ नहीं रहा, ऐसे कैसे इतनी जल्दी कैसे कर रही हैं आप इसको? ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। ढक्कन आ किधर रहा है? और घुमाओ, और घुमाओ, ढक्कन किधर चला गया? मैडम ये समझा रहा हूं, बंद करो उसको, बंद करो, ढक्कन किधर चला गया? अंदर। तो ये समझा रहा हूं, उधर समझो ना यार, उसको तो समझ लो पहले कि नहीं इधर समझाएं। बुशरा जो समझ आ रही है वो तो समझ आ रहा है ना, ये समझा रहा हूं, दैट्स इट। अब यहां पे अगर मैंने उसको पूरा घुमा दिया ना तो ये तख्ता दीवार से बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अब मैं कर क्या रहा हूं? मैंने उसको पूरा घुमाया नहीं है। एक काम करता हूं, दरवाजे के पास जाओ, जाओ जी दरवाजे के पास, दरवाजे से बाहर जाओ। अच्छा बस, अब अगर आपने इस दरवाजे को पूरे का पूरा 360 डिग्री रिवॉल्व किया ना तो पता क्या होगा? दरवाजा ऊपर की दीवार को पुश करेगा। अब वो किया नहीं कभी आपने ना, कैसे का मतलब क्या होता है? ढक्कन खोल के मैडम को दिखा भी दिया, फिर भी कहती है कैसे? ढक्कन कैसे ऊपर गया है? वापस आओ, छोड़ो इसको, जो तुमने देखा है उसी को समझाओ ना। उसका भी दिमाग खराब है, वो पूछती है उसको नजर नहीं आ रहा, जो उसको नजर आ रहा है कहती नहीं सर उसको छोड़े, जो नजर, वापस लो, ढक्कन पकड़ो मैडम। अब समझना जो चाहे ना उसको समझ आ रहा है, खोलो, क्यों आ गया ऊपर? हाँ बस बात खत्म। बस उसने, आपने खुद कहा है कि बिकॉज उसका मोमेंट, मैंने तो नहीं कहा, इसका मतलब तुम्हें समझ आ गया। और बेटा उधर खुदा की कसम समझाया भी नहीं है यार। ये क्या बनाया पता है? क्या बनाया है मैंने? ये दरवाजे का कौन सा व्यू है? टॉप व्यू है। तो दरवाजा ना इस वक्त बिल्कुल रिजिड किसी ने पकड़ा हुआ है, ऐसे यहां से ना इन हिंजेस ने प्रॉपर्ली पकड़ा हुआ है। अगर मैं इसको उस फ्री रोटेशन की पोजीशन में लेके जाऊं कि फ्रीली रोटेट करने के काबिल हो, तो जब मैं इसको गोल गोल घुमाऊंगा ना, तो अगर मैंने इसको कैसे घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो जिस फोर्स और डी के प्लेन में हूं ये उसके परपेंडिकुलर चला जाएगा। जैसे भी तुमने खुद देखा कि यूं यूं किया तुमने, अब वहां कहा कि किसी ने पकड़ा तो नहीं था ना, ये पकड़ा था कि फ्री टू रोटेट था, प्रॉपर्ली फ्री टू, तो घुमा तो किधर चला गया, और फिर बंद किया तो किधर चला गया? दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। क्या अब आप कहते नहीं सर वो समझाएं आप इधर? बेटा ये यहां से पकड़ा हुआ है मैंने, हाँ अगर मैं कहूं कि मैं इसको ना यूं 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 कर रहा हूं, यू नो व्हाट विल हैपन? व्हाटएवर दिस इज इट विल कम आउट ऑफ द बोर्ड। अब आप कहें सर ये कौन सी चीज है जो आप यूं यूं करें तो इट कम्स आउट ऑफ द बोर्ड? इसकी बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है वो जो नट बोल्ट खोलते हैं हम, नट बोल्ट जो हम खोलते हैं, जो मैंने टायर वाली एग्जांपल दी, उसका जो नट बोल्ट है कैसे खुलता है, वो उन्होंने देखा, आपने नहीं देखा, उन सब ने देखा हुआ है कि सर वो एक क्या होता है, पाना कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जैक कहते हैं, कोई पाना कहते हैं, उर्दू में पाना कहते हैं उसको। वो पाना यहाँ पे लगाते हैं, पाने को क्या करते हैं, यूं यूं करते हैं, व्हाट हैपेंस, वो खुद ही कम्स आउट ऑफ द बोर्ड। तो आपको सर मैंने तो कभी नहीं देखा, हमने तो देखा भाई, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि ये कौन है, ये है टायर का नट। कौन है ये? नट है। ये कौन है? ये है पाना। तो पाने को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, नट किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। डू यू गेट दिस नाउ? से नो। तो बिकॉज गो होम, गेट योर टायर पंचर्ड एंड देन टेक इट टू द पाना वाला बंदा, ठीक है जी, वो आपको दिखा देगा, इट कम्स आउट ऑफ दैट। मुफ्त में फंसती हो, मेरा सिलेबस का बड़ा बेड़ा गर्क करती हो यार आप। किस चीज पे? हाँ करते हैं जी। है किसी के पास, किसी लड़की ने रिंग पहनी है जी? एनीवन प्लीज गिव मी द रिंग। सोचते हैं अब ये हैं कौन से हैंगर के साथ, क्या होता है उसके साथ? ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, बिल्कुल बिल्कुल सिलेंड्रिकल या रिंग टाइप चाहिए, रिंग लाइक जो उसको क्या कहते हैं। उसमें यूं यूं करेंगे तो क्या होगा,
रिंग ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी, यूं करेंगे तो रिंग नीचे आएगी। खेलना घर जाके समझ आ जाएगा। जी वो कह रहे हैं, गुड एग्जाम्पल, वैसे गुड एग्जाम्पल। वो कहते हैं सर ये हेलीकॉप्टर जब यूं करता है, एक काम करते हैं, हेलीकॉप्टर को छोड़ते हैं, ये जो पंखे वाली मिसाल है, पंखे के परों को अगर हम क्या करें, जब ये यूं घूमेंगे, ये कौन सी मूवमेंट है जी? हाँ जी, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो इस एंटी क्लॉकवाइज में क्या कहा था हमने? आउट ऑफ द प्लेन। सपोज करो पता है क्या करना चाहता होगा, ये नीचे आना चाहता होगा। कौन नीचे आने से रोक रहा है इसको? ऊपर किसी ने पकड़ा हुआ है इसको। और अगर मैं इसको उल्टा उल्टा घुमाता तो ये ऊपर जाने की कोशिश करता, ऊपर से भी किसने रोका हुआ है? उसी ने जिसने पकड़ा हुआ है, ऊपर की तरह आ रहा है, फिक्स्ड रहा है यहाँ पर। तो इसलिए द रॉड इज अंडर स्ट्रेस। जब पंखा घूमता है तो रॉड को मजे नहीं आ रहे। रॉड जो है वो सिर्फ, सुन लो ना यार, सुन लो ना भाई, सुन लो ना यार, समझो ना। पता है एक बच्चे का सवाल है, वो आपके लिए बड़ा आसानी करता है। वो आपकी पूरी क्लास के लिए ना, मुझे 50 एग्जाम्पल जब तक ना दूं तो मुझे छोड़ता ही नहीं है। तो उसका फायदा आपको हो जाएगा। मेहरबानी करके सुन लें सारी एग्जाम्पल्स। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, क्या समझा रहा था? कोई भी चीज घूमेगी, मेरा कसूर है। क्या कसूर है? मैं सिलेबस से आगे चला गया हूं। ठीक है जी, सिलेबस से क्या करूं? वापस आते हैं, काश के टाइम मशीन होती, ठीक है, और मैं थोड़ा पीछे जाता और मुझे जिस पागल ने काटा था, पागल को था भाई मुझे मत काट, मैं क्या करूं? ठीक है, एलर्जी, 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 एलर्जी। नहीं, एक चीज गलती होगी, एक चीज नहीं मिटानी चाहिए। एलर्जी, दिस इज अ वेक्टर जी, टेक इट एज अ वेक्टर जी, है जी। दिस वेक्टर इज करली वेक्टर जी, है जी, एंजॉय द करली वेक्टर। ठीक है जी। यहां तक किसी के पास कुछ सवाल है तो बात करें, टाइम नहीं मेरे पास बचा इतना, मैंने 1 महीने के अंदर सिलेबस खत्म करना। चलेगा जी। आपको वहां कुछ याद आ रहा होगा, जब आपने वर्क लिखा था तो वर्क के साथ लिखा W=FD cos थीटा। जब आपने ये लिखा तो आपने लिखा FD sin थीटा के साथ क्या लिखा था? n कैप। कुछ याद आ रहा है जी? पढ़ाते पढ़ाते छोड़ दिया था ना। पता है क्या चीज है? अब आप यहां पूछना स्टार्ट कर दोगे, या अल्लाह ताला मैं क्यों पढ़ाऊं? इट्स अ यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू FD। नहीं बोलना ये। इट टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ क्या? इट विल टेल द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट दैट इज क्या? इधर जाए, इसको हाईलाइट करें, कुछ लिखा हुआ इसके साथ, डायरेक्शन ऑफ दैट इज परपेंडिकुलर टू FD। ये लिखो जिसके साथ। वो कहते हैं सर हमने इसका लिखा था डायरेक्शन ऑफ द आंसर, तो डायरेक्शन ऑफ द आंसर भी लिखो और एक और चीज भी लिखो, क्या? दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ। ये जो डायरेक्शन ऑफ द आंसर है एन कैप के साथ, वो कहते हैं हमने क्या लिखा है? डायरेक्शन ऑफ द आंसर। अगर ये डायरेक्शन ऑफ द आंसर लिखा है तो एक और फ्रेज भी लिखनी है, क्या? दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ FD। दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ FD। योर क्वेश्चन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसका एडवांस वर्जन क्या है कि क्लॉकवाइज को बोलो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को बोलो पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या? इसको बोलो पॉजिटिव Z एक्सिस, इसको बोलो क्या? नेगेटिव Z एक्सिस। एंड पॉजिटिव Z एक्सिस का मतलब क्या है? पॉजिटिव Z एक्सिस का मतलब है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ FD, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ FD। और नेगेटिव Z एक्सिस को क्या बोलो? इनटू द प्लेन ऑफ क्या? ऑफ FD। और जब भी क्या हो, अगर यहां पर आपकी फोर्स जा रही है ऊपर और आपका क्या जा रहा है? डिस्टेंस जा रहा है इधर, तो O लेवल का बच्चा कहेगा सर ये है टर्निंग इफेक्ट। A लेवल का बच्चा कहेगा सर जी एक्चुअल टॉर्क किधर है? A लेवल का बच्चा क्या कहेगा? O लेवल का बच्चा क्या कह रहा है? सर जी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है मूवमेंट। A लेवल का क्या कहेगा? सर मोमेंट का एक्चुअल डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड है। ठीक है जी। तो ये एक्चुअल में आप इधर से कंफ्यूज हो रहे थे कि सर ये ड्रॉ ना करें। दिस ड्राइंग इज फॉर O लेवल, कि घूमेगा तख्ता यूं घूमेगा, लेकिन जो नट है वो बाहर की तरफ खुलेगा
तो तख्ते का घुमाना मैंने यूं कर दिया और इस नट का घूमना मैंने बाहर की तरफ कर दिया, तो यह है ओ लेवल का टर्निंग इफेक्ट, यह है ए लेवल का टर्निंग इफेक्ट। घुमा मैं रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो घूमने का टर्निंग इफेक्ट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट उस टर्निंग इफेक्ट को जब आप क्या कहते हैं, मोमेंट कहते हैं। जब आप उसको एक प्रॉपर क्वांटिटी बनाते हैं तो उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकलेगा एफ डी से या एफ डी साइन थीटा से, और उस क्वांटिटी की जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है वो किधर ड्रॉ करनी है, वो ड्रॉ करनी है आउट ऑफ द बोर्ड। एक काम कीजिए, ऊपर की ड्राइंग पे जाइए, ऊपर की ड्राइंग पर इसको बेशक बोलिए टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, फिर क्या बोलिए, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स, लेकिन इसको मोमेंट नहीं कहूंगा। चलो जी, अब अगला काम करता हूं मैं। इस एरो को जो ये आपने घुमाया है इसको क्या नहीं कहना चाहता, टर्निंग इफेक्ट अंग्रेजी है कह दो, रोटेशनल इफेक्ट अंग्रेजी है कह दो, मोमेंट नहीं कहूंगा। क्यों? मोमेंट अंग्रेजी नहीं है, मोमेंट एक प्रॉपर क्वांटिटी है। अब अगर मोमेंट प्रॉपर क्वांटिटी है तो क्वांटिटी की प्रॉपर डायरेक्शन होगी, क्वांटिटी की प्रॉपर डायरेक्शन किधर होगी, वो बाहर की तरफ होगी। तो उसको बाहर की तरफ करने के लिए इसको क्या बोलें, ये ड्रॉ करके बोलिए दिस इज क्या, मोमेंट ऑफ अ फोर्स। आई थिंक अब जाके मेरी बात मुकम्मल होगी कि इस पर क्या हो रहा है। इस पर ये आपका F जा रहा है, यहां से यहां पर आपका D जा रहा है, ये आपका टर्निंग इफेक्ट है, ये रोटेशनल इफेक्ट दिख ऐसे रहा है, लेकिन असल में वो क्या हो रहा है, असल में वो बाहर की तरफ आ रहा है। जी जनाब साहब, एनी क्वेश्चंस प्लीज, एनीवन जी? चलें जी, आगे चलेंगे जनाब साहब। ये जो बात मैंने कर दी, ओके, काश के मैं तो सोच रहा था मैं आज दोनों पेजेस पढ़ाऊंगा, ठीक है, मेरी सोच ये थी कि मैं दोनों पेजेस पढ़ाऊंगा, बहरहाल कोई बात नहीं। क्या करना है जी, इसके नीचे जाएं यार, नीचे भी कुछ लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा हुआ है? असल कॉन्सेप्ट ये है जो मैंने पढ़ाना था। फंसे हम किधर जाकर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में, प्लस माइनस में। असल कॉन्सेप्ट नीचे वाली ड्राइंग पर जाए जी, एएस लेवल की ड्राइंग पर, कि जनाब साहब जिधर एग्जामिनर ने आपको फंसाना है वो क्या कॉन्सेप्ट है। एग्जामिनर ने आपको ऐसे फंसाना है, कहता है भाईजान एग्जामिनर ये इन एंड आउट में नहीं फंसाएगा हमें। एग्जामिनर ने किधर फंसाना है कि जब हमारी फोर्स कैसी लगी होगी। आज के बाद मैं काम करूंगा जी, मैं कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने लगता हूं तो ऑफकोर्स उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट कुछ सिंपल होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स होता है, कोई उसको इग्नोर करना चाहता है, कोई उसी को पढ़ना चाहता है। तो मेरे से गलती होती है, माय मिस्टेक, मैं आज के बाद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ना, आज क्या तारीख है, ये कम मार्च है, ठीक है जी। इस हिसाब से पढ़ाना है तो 2 सालों बाद एएस कर लेंगे, फिर अगर किसी ने पढ़ना है खुदा की कसम तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। लेकिन अभी मुझे अब ये टेंशन लेनी है, मैंने पूरा सेशन ये टेंशन नहीं ली, अब मुझे टेंशन लेनी है कि किस सवाल का जवाब देते हुए मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है और किस सवाल का जवाब देते हुए मेरा टाइम यूटिलाइज हो रहा है। आपका कौन सा सवाल कंस्ट्रक्टिव है, कौन सा सवाल डिस्ट्रक्टिव है, बुशरा। अब आप जिसको मैं कह दूंगा डिस्ट्रक्टिव सवाल है तो आप उसके लिए मुंह नहीं बनाओगे, ठीक है, ओके। सो हमारा जो ए लेवल है वो क्या कह रहा है जी, ए लेवल वाला कहता है भाईजान मुसीबत किधर डालनी है, मैंने मुसीबत मैंने डालनी है पिवट में नहीं छेड़ूंगा, पिवट वही है लाइन ऑफ एक्शन। जो अब जो फोर्स है ना, कहते हैं मैं फोर्स क्या करूंगा, फोर्स अब मैं ऐसी बना दूंगा। ये लो भाई, ये असल कॉन्सेप्ट है जिसको मुझे पढ़ाना चाहिए था। पिवट का मतलब समझाना है? नहीं। फोर्स नजर आ रही है, ठीक है। अब जो फोर्स है ये क्या है, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ओके। इस लाइन को क्या करूं, या तो एक्सटेंड कर लें या तो एक्सटेंड कर लें। अब ओ लेवल होता ना तो 2 ऑप्शंस थे वैसे मेरे पास, नहीं मैं एक्सटेंड नहीं करना चाहता। एक्सटेंड करूंगा तो ओ लेवल का तरीका निकलेगा, मैं ए लेवल के तरीके को कैरी करना चाहता हूं। ए लेवल का तरीका ये है, ये क्या है, दिस इज डी, पिवट से लेकर पॉइंट ऑफ एक्शन तक का फासला। वो वाला मेरा एफ का वेक्टर आ गया, ये वाला मेरा डी वेक्टर आ गया जी, ओके। दिस इज डी वेक्टर, ओके। अब मैं एफ वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में ना, यू नो व्हाट इज देयर, देयर इज एन एंगल। किसी को प्रॉब्लम है? एफ वेक्टर है, डी वेक्टर है, बीच में एक एंगल है, कोई मसला है किसी को? नहीं। तो जब एंगल होता है तो हमने क्या सीखा है लेवल में, हमने तो सबसे पहले रिजॉल्व करना सीखा। क्या करूं भाई, रिजॉल्व करें। लेकिन एक मसला होगा रिजॉल्व में, एक मसला है बहुत गौरतलब मसला, बहुत गौरतलब मसला।
कि ये वेक्टर है, क्या है इसके कंपोनेंट्स? एक कंपोनेंट कौन सा वाला, ये एफ कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट क्या है ये? एक बात पे गौर कर रहे हो? किस बात पे? मैंने एफ साइन थीटा को डॉटेड बनाया, क्यों? वो असल में उधर है नहीं, वो असल में उधर है नहीं। अब यहां बेशक जितना मर्जी फंस जाइएगा, ये मेरा असल टॉपिक। ये एफ कॉस थीटा है, ये एफ हमारे रिजॉल्व करने का तरीका था ये वाला, कि हम एफ कॉस थीटा ऐसे बनाते थे, एफ साइन थीटा। आपको पता है ये असल में किधर है? ये असल में इधर है। लो जी, दिस इज दैट एफ साइन थीटा एक्चुअली। हाँ जी, क्यों? बिकॉज द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किधर है? फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन ये वाला है। जब फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन ये है, तो फोर्स यहां से स्टार्ट हो रही है। जब फोर्स यहां से स्टार्ट हो रही है तो क्या होगा? क्या होगा? उसके जो दोनों कंपोनेंट्स है किधर होंगे? उसके दोनों कंपोनेंट्स इसी से होंगे, इसी पर उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और इसी पर उसका क्या होगा भाई? इसी पर उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। हम आज तक करते क्या आए हैं? हम तो एक इधर और उधर थी, हम उधर ही ट्रायंगल बनाते आए हैं। गलत करते हैं, गलत नहीं। तब तक हमें उसकी पॉइंट ऑफ एक्शन क्या थी ये मैटर ही नहीं करती थी। हमें सिर्फ क्या मैटर करता था? हॉरिजॉन्टल कौन कौन है और वर्टिकल कौन कौन है, मतलब एक्स एक्सिस में कौन कौन है और वाई एक्सिस में कौन कौन है। आज मुझे क्या मैटर कर रहा है? आज मेरे लिए पॉइंट ऑफ एक्शन क्यों जरूरी हो गया है? बिकॉज अगर मैं कहूं जी ये इधर एक्ट कर रहा है तो इसका मोमेंट आर्म कितना है? इतना है। लेकिन असल में वो किधर एक्ट कर रहा है? इधर एक्ट कर रहा है, तो मोमेंट आर्म कितना है? इतना है। तो मैं इसलिए यहां क्या करूंगा? तरीका मैं नहीं चेंज कर रहा, रिजॉल्व करने वाला तरीका में चेंज। हालांकि एक ऑप्शन मेरे पास ये भी है, मैं कहूं जी रिजॉल्व भी आज के बाद डिफरेंट तरीके से होगा। किस तरीके से? एक इधर एक उधर। लेकिन मैं कहूं नहीं यार ऐसे मत करें, रिजॉल्व वैसे ही करना जैसे पिछले साल करते थे, या जैसे पिछले चैप्टर में करते थे। सिर्फ एक चीज चेंज कर लें कि जो रिजॉल्व करके दो कंपोनेंट्स आते हैं, आते कि नहीं आते हैं? एक कॉस कंपोनेंट और एक साइन, आता है कि नहीं आता है? उसमें से दोनों कंपोनेंट्स का पॉइंट ऑफ एक्शन देख लें। बस क्या देख लें? उनका पॉइंट ऑफ एक्शन किधर होना चाहिए? जहां एक्चुअल में फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन है। एक्चुअल में फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन ये वाला है, तो कॉस कंपोनेंट का पॉइंट ऑफ एक्शन भी यही है, साइन कंपोनेंट का पॉइंट। किसी को मसला इस बात से? एनीवन जनाब साहब, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? हैं जी। यहां से आगे मुझे एक बात बताएं, एफ कॉस थीटा का क्या सीन है और एफ साइन थीटा का क्या सीन है? ये भाई, ये जो एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन है किधर है? एफ कॉस थीटा की अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करें, बल्कि काम करते हैं, दो जुमले बोल सकता हूं मैं। या तो मैं कहूंगा कि एफ कॉस थीटा की जो लाइन ऑफ एक्शन है, इट पासेस थ्रू द पिवट। क्या? उसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जो भी फोर्स पासेस थ्रू द पिवट उसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसका मोमेंट भी। वेयर एज एफ साइन थीटा जो है उसका क्या सीन है? इट इज परपेंडिकुलर टू द क्या? मोमेंट आर्म डी। तो क्या होगा? उसका एक मोमेंट होगा कितना? एफ साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई डी। तो काम करेंगे, इसके नीचे कुछ अंग्रेजी लिखते हैं जनाब साहब। क्या अंग्रेजी लिखनी है? लेकिन जब आपने फोर्स को रिजॉल्व किया, फोर्स को रिजॉल्व करके दो कंपोनेंट्स आ गए, जब वो दो कंपोनेंट्स आ गए तो क्या करें जनाब साहब? एक नोट लिखिए जी, the line of action of the component f cos theta, the line of action of the component f cos theta is parallel to d, is parallel to d. The line of action of f cos theta is parallel to d. ब्रैकेट में लिखें, एक और जुमले भी कह सकता हूं, पासेस थ्रू पिवट। या तो कहते हैं पैरेलल टू डी है, या क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ कॉस थीटा पासेस थ्रू पिवट। पासेस थ्रू पिवट मेंशन कर लें या क्या मेंशन कर लें? पैरेलल टू डी मेंशन कर लें, पासेस थ्रू पिवट मेंशन कर लें या पैरेलल टू डी मेंशन कर लें। सो व्हाट? सो इट हैज नो मोमेंट, सो इट हैज नो मोमेंट, सो इट हैज नो मोमेंट। वेयर एज क्या? The line of action of क्या? Whereas the line of action of f sin theta
whereas the line of action of f sin theta is क्या? हाँ जी, is perpendicular to D, whereas the line of action of f sin theta is perpendicular to D. So क्या? So there is a moment due to f sin theta. पहले क्या लिखा था? There is no moment, it has no moment. अब क्या लिखेंगे? So there is a moment due to क्या? f sin theta. There is a moment due to f sin. जी नहीं, अभी तो थीटा है ना, अभी तो जो सवाल है मैं तो सवाल के हिसाब से चल रहा हूं। तो थीटा अगर ये 90 हो गया तो थीटा तो खत्म ही हो जाएगा। साइन ऑफ बताता हूं अभी जितना ले रहा हूं करने दें। सो देयर इज क्या हुआ, हमने कहा जी एफ कॉस थीटा की जो डायरेक्शन है या वो डी के पैरेलल है या वो पिवट के बीच में से है, तो उसका कोई सीन नहीं है। क्या करें, एफ साइन थीटा का क्या है, एफ साइन थीटा का परपेंडिकुलर टू डी है। तो अगर एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर टू डी है तो उसका क्या होगा, उसकी वजह से एक मोमेंट होगा। और वो मोमेंट कितना होगा जनाब साहब, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट के लिए एफ का और डी का आपस में क्या होना जरूरी है, परपेंडिकुलर होना जरूरी है। तो कौन सा एफ और कौन सा डी परपेंडिकुलर है, एफ साइन थीटा और डी आपस में परपेंडिकुलर है। तो क्या जनाब साहब जवाब होगा, एफ इज इक्वल टू क्या, एफ डी साइन थीटा, एफ डी साइन थीटा, एफ डी साइन थीटा। जी जनाब साहब, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। दिस इज एफ डी साइन थीटा। तो ओ लेवल वाले बच्चे क्या कहते हैं, एफ डी कहते हैं। ए लेवल वाले बच्चे क्या कहते हैं, एफ डी साइन थीटा कहते हैं। ये फर्क असल में मुझे सिखाना था, वो इन टू द बोर्ड और आउट ऑफ द बोर्ड वो है नहीं, फजूल में हमारा टाइम वहां पे जाया हो गया। हमारा असल कॉन्सेप्ट ये वाला है कि ओ लेवल का बच्चा कहे कि मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू डी परपेंडिकुलर। ए लेवल का बच्चा कहे कि मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, एफ डी साइन थीटा। और अगर किसी के पास इधर सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन प्लीज। जी जनाब साहब, बगदाद किधर से, यहां से, इधर से, मतलब ये थीटा होता तो फिर भी क्या होता, यूं होता तो दूसरा ये होता। तो फिर जो ये वाला आता है इसका क्या करता मैं, ऊंचा बोले नहीं, तो फिर मुझे उसको भी तो उसकी भी तो असल में लाइन ऑफ एक्शन वो ना होती, उसकी असल में तो ये वाली होती, तो फिर मैं उधर डॉटेड बना देता। तो आप क्या कह रहे हैं, तो क्या हुआ, तो मतलब ये भी तो ठीक बनी हुई है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं सर जी यहां से रिजॉल्व करने की बजाय यहां से रिजॉल्व कर दें। जब यहां से रिजॉल्व करेंगे तो मैं ये यहां डॉटेड बनाऊंगा, उसका ये सॉलिड होगा। समझाना मैं ये चाहता था कि जो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो बड़ा मैटर करता है, लाइन ऑफ एक्शन भी मैटर करती है और पॉइंट ऑफ एक्शन भी मैटर करता है। हाँ, अगर आप कहते हैं सर जी इसी ड्राइंग में हम क्या करते हैं, मैं इधर से रिजॉल्व नहीं करना चाहता, एक और ऑप्शन भी है कि मैं फोर्स को रिजॉल्व करने की बजाय मैं डी फॉर डिस्टेंस को भी रिजॉल्व कर सकता था। ये डी फॉर डिस्टेंस को कैसे रिजॉल्व करूंगा कि यहां जगह या इधर ही जगह ढूंढ लें या अगले पेज पे रहें, अगले पेज के हेडर पे चले जाएं, बेशक अगले पेज के हेडर पे चले जाएं या इधर ही अगले पेज के हेडर पे चले जाएंगे। ये एफ है, ये डी है, ये एंगल थीटा है। एंड यू नो व्हाट, मैंने अभी किसको रिजॉल्व करना है, दिस इज एफ। प्लीज बातें नहीं करो यार, प्लीज बातें नहीं करो, दिस इज डी। एंड यू नो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को, मुझे भी पॉइंट ऑफ एक्शन से ज्यादा लाइन ऑफ एक्शन में इंटरेस्ट है। अगर मैं यूं इसको एक्सटेंड कर लूं, अगर यूं एक्सटेंड कर लूं, प्लीज टेल मी, आई डोंट वांट टू रिजॉल्व एफ नाउ, आई वांट टू रिजॉल्व डी नाउ। तो डी का क्या सीन है, डी का क्या सीन, डी ये सीधा है, ये जो डी है यहां से वहां जा रहे हैं, दूसरा रास्ता क्या है, यहां से वहां, वहां से यहां है, मतलब यहां से यहां तक जाना है ना, एक रास्ता ये, दूसरा रास्ता कौन सा वाला है, इसके परपेंडिकुलर लाइन लगाओ, इस इधर से उसके परपेंडिकुलर लाइन। ये कौन है, डी का, ये डी है, थीटा के सामने क्या होता है, ये होता है डी साइन थीटा। ये क्या है, डी क्या, डी कॉस थीटा,
एक बात बताओ, जो अब मैंने किसको रिजॉल्व किया है? डी को रिजॉल्व किया है, तो कौन सा वाला डी एफ के परपेंडिकुलर है? यहां पे। तो अगर इधर से मुझे मोमेंट निकालना हुआ तो आपको मालूम है मोमेंट का क्या सीन होता है? सर जी मोमेंट का सीन क्या होता है? ऐसा एफ और ऐसा डी जो आपस में क्या है? एफ तो मैंने नहीं छेड़ा, एफ तो जैसा था मैंने वैसा रखा है। डी को मैंने क्या करा, मैं डी इधर एंगल थीटा है, डी को रिजॉल्व करो तो कौन सा डी चाहिए? ये वाला डी नहीं चाहिए, ये वाला डी ओके है। ये डी परपेंडिकुलर है, ये डी कॉस थीटा एफ के क्या है? पैरेलल है, तो ये मैं नहीं लूंगा। ये डी कॉस थीटा क्या है? एफ के क्या है? तो ये वाला लूंगा, एफ इंटू डी साइन थीटा। अब आप क्या करें भाई, एफ को रिजॉल्व करके साइन थीटा लाएं, डी को रिजॉल्व करके साइन थीटा लाएं, या आप एक अपने आप को कुछ बात ही याद करा दें कि सर एफ डी साइन थीटा याद करा दें भाई। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ आ गया, एंड डिस्टेंस डी आ गया, एंड परपेंडिकुलर तो क्या आ गया? साइन आ गया। जैसे वर्डन में क्या था? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वहां क्या होता था साथ में? वहां होता था कॉस थीटा। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो कॉस आता था। यहां क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस विच इज क्या? परपेंडिकुलर। तो आप परपेंडिकुलर के चक्कर में क्या लाएंगे? बीच में साइन थीटा लेकर आएंगे। ये मेरा असल टॉपिक है। आई होप मैं यहां तक आपको समझा चुका हूं। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एक गुजारिश है आप लोगों से, कल के लेक्चर में क्या कर आइएगा, ये इसके नोट्स भी सारे लेकर आइएगा और प्रेशर वाले नोट्स भी सारे लेकर आइएगा।